नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बच्चे थे। सेठ बड़ा दयालु और बड़ा धार्मिक पर्वती का था। बड़ी विनयतु और बड़े देवी देवता ढूंढने के बाद उस सेठ को दो संतान प्राप्त हुई और जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। सेठ अपनी पुत्री और अपने पुत्र को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सेठ अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता था, अच्छे से लालन पालन करता था। प्रिय दोस्तों, अब धीरे धीरे उस सेठ के पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो सेठ की पुत्री और पुत्र का धीरे धीरे गलत लोगों के संग उठना और बैठना हो जाता है। गलत लोगों की संगति में उठना बैठना शुरू हो जाता है। प्रिय दोस्तों, सेठ की पुत्री भी इतनी नाकारा हो जाती है, वो किसी भी कार्य को नहीं करती। और सेठ का पुत्र भी इतना नाकारा हो जाता है जो घर में कोई भी कार्य नहीं करता और कभी भी अपनी माता और पिता की कोई बात को नहीं सुनता था। ऐसे कहते हैं प्रिय दोस्तों कि संगति का असर बहुत खतरनाक होता है। माता पिता पूरे जीवन भर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो मित्र लोग होते हैं वो हमें एक ही रात में ऐसे संस्कार दे देते हैं जिनकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। उस सेठ के पुत्र और पुत्री का ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है जो गलत संगति के थे। उस सेठ के लड़के के ऐसे मित्र थे जो कभी कोई काम नहीं करते थे, दिन भर आवारागर्दी करते थे, बुजुर्गों को सताना, साधु संतों को सताना, इसी तरह का कार्य वो लोग करते थे। वो सेठ का लड़का ऐसे लोगों की संगति में था। अब वो सेठ का लड़का धीरे धीरे उन लोगों की संगति में रहकर वही काम करने लग गया जो उनके मित्र किया करते थे। कभी किसी मंदिर से चोरी करना, कभी अपने मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ना, इस तरह का कार्य वो सेठ का लड़का करने लग गया था। ये बात पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में हो जाती है कि फला सेठ का लड़का इतना बदमाश हो चुका है। उधर वो सेठ की लड़की ऐसी लड़कियों की संगत में बैठती थी तो वेश्यावृत्ति का कार्य किया करती थी। सेठ की लड़की का भी ऐसे लड़कियों के साथ उठना बैठना था जो चरित्रहीन थी, वो वेश्यावृत्ति का काम किया करती थी। सेठ की लड़की धीरे धीरे उन्हीं कार्य को करने लगी जिनके साथ वो उठती बैठती थी। सेठ की पुत्री और सेठ का पुत्र की बात दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, दूर दूर तक फैल चुकी थी। सेठ बड़ा मजबूर था। सेठ अपनी पुत्री को भी खूब समझाता और अपने पुत्र को भी खूब समझाता था, लेकिन दोनों ही सेठ की बात को कभी नहीं सुनते थे। सेठ अपनी पुत्री और पुत्र की शादी करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है क्योंकि सेठ की पुत्री और पुत्र की बातें चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। कोई भी उनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब वो सेठ बड़ा दुखी रहता है, हर समय चिंता में डूबा रहता है। वो यही सोचता है कि मेरी पुत्री और पुत्र का क्या हो, इनका भविष्य कैसे होगा। यही सोच सोच कर सेठ बड़ा दुखी रहता है। अपनी पुत्री और पुत्र की चिंता से सेठ अंदर ही अंदर जलकर खोखला हो जाता है। अब धीरे धीरे उन सेठ के हालात खराब होते जाते हैं। धीरे धीरे वो बीमार होने लगता है। पुत्र और पुत्री की चिंता से बीमार हो जाते हैं तो धीरे धीरे सेठ सूख करके कांटा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो पीछे सेठ का पुत्र और सेठ की पुत्री रहती है। अब जैसे ही वो सेठ खत्म होता है उसके बाद अपने पिता की संपूर्ण जमा पूंजी पर अपना अधिकार जमा लेता है और सेठ की पुत्री भी अपना भाई का सहयोग करती है। दोनों बहन भाई अपने पिता की संपूर्ण जमा पूंजी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। दोनों बहन भाई दिन भर घर पर रहते, भी कार्य नहीं करते, कुछ भी काम धंधा नहीं करते। रात दिन दोनों बहन भाई एक ही घर में रहते कि माता पहले ही खत्म हो चुकी थी, पिता अब खत्म हो चुका था। घर में दोनों बहन भाई रहते हैं। प्रिय दोस्तों, जब दोनों बहन भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही पलंग पर सोते हैं, तो धीरे धीरे दोनों में गलत संबंध बनने लगे। इसी तरह दोनों बहन भाइयों का जीवन व्यतीत होने लगा। नगर वाले, मोहल्ले वाले कोई भी उनके घर आता जाता नहीं था। सभी लोग उन लोगों से नफरत किया करते थे। प्रिय दोस्तों, अब धीरे धीरे
जमा पूंजी पिता की खत्म हो जाती है। पिता की जमा पूंजी खत्म होने के बाद सेठ की पुत्री अपने भाई से कहती है कि भाई, अब आप मेरे भाई भी हैं और मेरे पति भी है। अब आपका ये कर्तव्य बनता है, आप मेरा पेट भरे और होने वाले बच्चों का भी पेट भरे। इसलिए तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कोई काम धंधा कीजिए। अपनी बहन की इतनी बात सुनने के बाद वो सेठ का लड़का अपने घर से बाहर जाता है, लोगों से, अपने मित्रों से उधार पैसा लेता है। उधार पैसा लेकर अपनी बहन को ला करके देता है। एक दो दिन वो पैसा चलता और फिर से खत्म हो जाता। फिर से उनकी बहन कहती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अब वो जिसे भी पैसे लेने के लिए जाता उसकी नकल करके उसे दिखाता, तब वो प्रसन्न होता और उसको उधार पैसा देता। अब वो इसी तरीके से हर व्यक्ति से पैसे उधार लाता और अपना घर का खर्च चलाता। कुछ महीने, कुछ वर्ष निकलने के बाद सेठ के लड़के ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसे उसने किसी से पैसे उधार ना लिया हो। और जब उनकी बहन उसे कहती तो वो अपनी बहन से कहता कि लोग हमारे लिए कमाते हैं, फिर मुझे कमाने की जरूरत क्या है? ये नगर में जितने ही लोग हैं ये सब हमारे लिए ही तो कमाते हैं, उनको कमाने दीजिए और हम जाकर के उनसे पैसे वसूल करके ले आएंगे। और जब उस सेठ के लड़के के पास कोई भी व्यक्ति पैसे वापस लेने के लिए आते, वो सेठ का लड़का उनको पैसा नहीं देता और उनकी नकल करके, उनकी आवाज निकाल कर उनको दिखाता और उनको पसंद करके वापस भेज देता। प्रिय दोस्तों, अब कुछ समय निकलने के बाद सेठ के पुत्र और पुत्री के एक पुत्र और पुत्री हो जाते हैं। उन्होंने अपनी पुत्र और पुत्री को भी इसी काम में लगा दिया। वो भी एक दूसरे की नकल करने लगे। अब उन लोगों ने इस नकल करने की कला को अपना बिजनेस समझ लिया। वो एक दूसरे की नकल करते और उनसे पैसा उधार लाया करते और उनसे अपना घर का खर्च चलाया करते थे। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद, कुछ वर्ष, कुछ साल बीत गए। धीरे धीरे सेठ का पुत्र और सेठ की पुत्री यानी दोनों बहन भाई बुजुर्ग हो जाते हैं। दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों की मृत्यु होने के बाद जिन लोगों से उन्होंने पैसे उधार लिए थे वो लोग उनको बद्दुआ देते हैं। सभी लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहता है कि मेरा इतना पैसा खा करके मर गया। कोई कहता है कि भगवान उनकी आत्मा को कभी शांति ना दे, मुझ गरीब की आत्मा सताई है। कोई कहता है ये व्यक्ति बेकार नीत वाला है, इसलिए उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलना चाहिए। जब दोनों मरने के बाद धर्मराज के दरबार में जाते हैं, धर्मराज उनका लेखा जोखा खोलते हैं। जब उनका लेखा जोखा खोला जाता है उसमें पाया जाता है कि उन लोगों के खाते में इतनी बददुआ इकट्ठी है कि मानो कोई अनाज का ढेर लगा हो। इस तरीके से उनके खाते में बददुआओं का ढेर लग चुका था। जब धर्मराज उन दोनों भाई बहनों से कहता है तुम लोगों को अब नरक में डाला जाएगा और तुम्हारी सजा अब नरक में पूरी होगी, तब वो दोनों भाई बहन धर्मराज से कहते हैं कि प्रभु हमें नरक में ना डाले, हम लोगों के पास एक ऐसी विचित्र कला है, ले आएंगे। यदि आप हमें नरक में ना डालो तो हम आपके सामने इस कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जब धर्मराज कला का नाम सुनता है, धर्मराज बड़ा सुख होता है और दोनों भाई बहन से कहता है क्या कला है तुम्हारे पास, हमें बताइए। प्रिय दोस्तों, तब दोनों भाई बहन कहते हैं कि प्रभु पहले आप हमें ये वचन दीजिए, आप हमें नरक में नहीं डालोगे। बड़ी चतुराई से दोनों बहन भाई धर्मराज से वचन लेते हैं। तब धर्मराज उनको वचन देता है कि ठीक है, हम तुम्हें नरक में नहीं डालेंगे, तुम्हारी क्या कला है जो हमको बताइए। तब दोनों भाई बहन धर्मराज की रूबरू नकल करते हैं। जिस तरीके से धर्मराज बोलता, जिस आवाज में धर्मराज बोलता, इसी तरीके से दोनों बहन भाई नकल करते हैं। धर्मराज के दरबार में जितने भी मंत्री संतरी, जितने भी जल्लाद वगैरह बैठे हुए थे, उन सभी की नकल करके धर्मराज को दिखाते हैं। तब धर्मराज भी बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि तुम दोनों की कला वास्तविकता में प्रशंसा लायक है, लेकिन तुम लोगों के कर्म गलत हैं। एक तो तुम दोनों बहन भाई ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद तुम दोनों भाई बहन ने 2 बच्चों को जन्म दिया। तुम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, अपने नगर के सभी व्यक्तियों से पैसे उधार लिए हैं, किसी को भी वापस नहीं लौटाया। तुमने
किसी साधु सन्यासी को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी तुमने पैसे लूटे हैं, इसलिए तुम दोनों ने जघन्य अपराध किया है। तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी, लेकिन हमने तुमको वचन दिया है, हम तुम्हें नरक में नहीं डालेंगे। ये दोस्तों, धर्मराज उन दोनों को और उन दोनों की होने वाली संतान को एक नकलची पक्षी बना देते हैं। कहते हैं कि तब तक के तुम लोग नकलची पक्षी रहोगे, तब तक तुम्हारे जघन्य अपराध की पूर्ति न हो जाती है। उन चारों को नकलची पक्षी बना देते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन और उनके पुत्र और पुत्री, वो भी दोनों भाई बहन नकलची पक्षी बन जाते हैं। नकलची पक्षी बनने के बाद वह हर किसी की नकल करते हैं। ये दोस्तों, ये पक्षी आज भी नकल करता है। ये नकल करता है और नाचता है। ये जब भी किसी की नकल करता है, अपनी पूंछ को ऊंची उठा करके नाचता है और नकल करता है। ये पक्षी किसी की भी नकल करने में बड़ा माहिर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। राधे राधे दोस्तों।